अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में। फियोक्रोमोसाइटोमा जो होता है एड्रेनल मेडुला का ट्यूमर है और ये बेसिकली जो रहता है क्रोमाफिन सेल्स उनसे अराइज करता है। फियोक्रोमोसाइटोमा जो रहता है वो कैटाकोलामीन सीक्रेट करता है और जब ये दूसरी जगह एक्स्ट्रा एड्रिनल लोकेशन में होता है तो इसी को पैरा गैंग्लियोमास भी बोलते हैं। अगर इसके इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस जो रहता है 2 टू 8 केसेस पर मिलियन होता है, मतलब 10 लाख लोगों में 8 लोगों को होता है और इसका 30 से लेके 50s एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है। फिर ये 10 से 30% हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी का मतलब है कि इसका फ़ैमिलियल एसोसिएशन होता है। इसमें जो रहता है MEN2 जीन होता है, VHL, NF1 और STH म्यूटेशन। तो जो 10% हेरिडिटरी है, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए 10% रूल होता है, जो अभी भी स्टडी करते हैं लिटरेचर में, कि 10% जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है, वो होता है एक्स्ट्रा एड्रिनल। फिर जो 10% होता है, वो होता है बाइलेटरल और 10% जो होता है मैलिग्नेंट। फिर 10% होता है फ़ैमिलियल और 10% जो होता है बच्चों में होता है। तो ये 10% रूल होता है फियोक्रोमोसाइटोमा का। अब इसका फ़ैमिलियल इंसिडेंस बढ़ गया है ऑलमोस्ट 30% तक, बट ये रूल इसके लिए होता है, याद रखना है। फ़ैमिलियल में हम 4 जो मेन इम्पोर्टेंट जीन है उनको याद रखेंगे। पहला होता है NF1, फिर MEN2, VHL और SDH म्यूटेशन, ये 4 होते हैं। तो हम बात करें फियोक्रोमोसाइटोमा का, तो ये अराइज करते हैं क्रोमाफिन सेल्स। क्रोमाफिन सेल्स जो होती हैं वो न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव्ड होती हैं सेल्स, और न्यूरल क्रेस्ट से डिराइव्ड होती हैं तो ये सीक्रेट करती हैं कैटेकोलामिन्स। कैटेकोलामिन्स क्या होता है? जो एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन होता है। एड्रेनलिन को ही एपिनेफ्रिन कहते हैं, नॉरएड्रेनलिन को नॉरएपिनेफ्रिन कहते हैं और डोपामिन ये कैटेकोलामिन्स कराते हैं। तो ये ट्यूमर जो रहता है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन और डोपामिन सीक्रेट करता है। इनकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होता है। अब बात करें क्लासिकल प्रेजेंटेशन का, जो ट्रायड होता है इसमें मिलता है PDH। तो PDH जो होता है P फॉर पैल्पिटेशन, D फॉर डायाफोरेसिस जिसका मतलब होता है स्वेटिंग और H का मतलब होता है हेडेक। तो एपिसोडिक हेडेक मिलता है पेशेंट में, स्वेटिंग होती है और पैल्पिटेशन होता है। ये बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि कैटेकोलामिन्स सीक्रेट हो रहे हैं। फिर अदर सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है और हाइपरटेंशन, ये ध्यान रखना है कि हाइपरटेंशन जो है ट्रायड का पार्ट नहीं होता है। तो हाइपरटेंशन जो रहता है वो पैरोक्सिस्मल होता है और कुछ-कुछ लोगों में सस्टेन्ड हाइपरटेंशन भी मिलता है। पेशेंट को एंग्जायटी रहेगा, ट्रेमर्स होंगे और फ्लशिंग होगा। पेशेंट को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, वेट लॉस होगा और कार्डियोमायोपैथी होता है जो कि कैटेकोलामिन इंड्यूस होता है। अब बात करें, अगर बायोकेमिकल टेस्ट चॉइस, अगर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो जो कैटेकोलामिन्स होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका जो प्रोडक्ट होता है एंड प्रोडक्ट, उससे बनता है मेटानेफ्रिन। हम प्लाज्मा में और यूरिन में मेटानेफ्रिन को चेक करते हैं। तो पहला होता है फ्री मेटानेफ्रिन। तो प्लाज्मा में फ्री मेटानेफ्रिन चेक करते हैं या यूरिन में हम लोग फ्रैक्शनेटेड मेटानेफ्रिन चेक कर सकते हैं, या कोई और कैटेकोलामिन्स है तो उसको भी कर सकते हैं। ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है। यूरिन के लिए हमें 24 आवर कलेक्शन करना होता है, इसलिए हम लोग प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन चेक करते हैं। अब बात करें कि अब ये जो ट्यूमर होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, ये फंक्शनल ट्यूमर होता है और कैटेकोलामिन्स सीक्रेट करता है। इसलिए रिगार्डलेस ऑफ द साइज, क्योंकि ये हार्मोन सीक्रेट कर रहा है जिसकी वजह से बॉडी पे सिग्निफिकेंट हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, हमें इन ट्यूमर्स को अगर फंक्शनल होता है तो निकालना पड़ता है। फिर अब बात करें कि इसमें जो रहता है, अगर प्लाज्मा मेटानेफ्रिन में नॉरमेटानेफ्रिन बड़ा रहेगा तो नॉरमेटानेफ्रिन किसका एंड प्रोडक्ट है? नॉरएपिनेफ्रिन का या नॉरएड्रेनालिन का। और मेटानेफ्रिन किसका है? एपिनेफ्रिन का। तो जो मेटानेफ्रिन से होते हैं वो, उनकी खास बात क्या होती है? वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते हैं ट्यूमर से, इसलिए वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ज़्यादा सेंसिटिव कौन से होते हैं? नॉरमेटानेफ्रिन, मेटानेफ्रिन में जो मेटानेफ्रिन होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते हैं। अब बात करें इमेजिंग का, तो इमेजिंग
में हम लोग जो सीटी स्कैन कराते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए वो एड्रिनल प्रोटोकॉल से कराते हैं। एड्रिनल प्रोटोकॉल में हम लोग जो यूजुअली जो फाइंडिंग मिलती है वो ज़्यादातर जो फियोक्रोमोसाइटोमा होते हैं 3 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। ये एक हाइपरवास्कुलर ट्यूमर होता है और हेटेरोजेनस होता है। इसमें जो नॉन सिटी कंट्रास्ट होता है, उसमें जो रहता है HU10 से ज़्यादा होता है। तो हम ये देख सकते हैं, ये फियोक्रोमोसाइटोमा है 60 टाइप का। तो ये एड्रिनल मास है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसमें ख़ास बात क्या रहती है कि जब हम इसमें कंट्रास्ट देते हैं, तो इसमें कोई भी वॉश आउट नहीं मिलता है। एमआरआई की बात करें तो एमआरआई में ये देख सकते हैं पूरा साइन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं लाइट बल्ब साइन। तो T2 इमेज जो रहेगा उसपे लाइट बल्ब साइन मिलेगा और ऐसे केसेस में एमआरआई जो रहता है हम लोग कराते हैं। दूसरा एमआरआई का सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेशन होता है आइदर हेरिडिटरी सिंड्रोम्स में या एक्स्ट्रा एड्रिनल डिजीज़ में। ऐसे केसेस में एमआरआई जो रहता है इन्वेस्टिगेशन होता है टू डिटेक्ट फियोक्रोमोसाइटोमा। अब बात करें फंक्शनल इमेजिंग की, तो फंक्शनल इमेजिंग में एमआईबीजी जो रहता है स्कैन, वो काफ़ी यूज़ होता है। ये बताता है मेटास्टैटिक या मल्टीफोकल डिजीज़ है। तो अब सबसे पहले बात करें, तो हमने क्या बताया कि ये एक हेटेरोजेनस है, सीटी स्कैन में एडेनल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, तो ये एक हेटेरोजेनस होता है। और हेटेरोजेनस होता क्यों है? क्योंकि जो एरियाज़ होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं बिकॉज़ ऑफ हेमरेज, नेक्रोसिस और सिस्टिक चेंजेस। फिर दूसरा हम बात करें हाइपरवास्कुलर। हाइपरवास्कुलर का मतलब ये होता है कि इसमें काफ़ी ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होती है और इसी की वजह से जब हम कंट्रास्ट देते हैं, आईवी कंट्रास्ट आर्टेरियल फेज़ में, तो एनहांसमेंट मिलता है हमें। फिर अगर हम बात करें एटेन्युएशन का, तो हमने एटेन्युएशन बताया कि 10 एचयू से ज़्यादा है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा ज़्यादातर है 99% से भी ज़्यादा, उनका एचयू 10 से ज़्यादा है। अब ये जो एक फीचर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसको बेनाइन एड्रिनल ट्यूमर से डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि जो एडिनोमा होता है, एड्रिनल एडिनोमा, उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी डेंसिटी 10 एचयू से कम होती है। और फियोक्रोमोसाइटोमा में फैट जो रहता है वो नहीं होता है, इस वजह से उसकी 10 एचयू से ज़्यादा होती है। फिर एड्रिनल प्रोटोकॉल हम कर रहे हैं। अब एड्रिनल प्रोटोकॉल में क्या होता है, हम लोग डिलेड इमेजेस लेते हैं। तो डिलेड इमेज इसलिए लेते हैं, ये देखने के लिए कि जो कंट्रास्ट है, अब क्योंकि ये हाइपरवास्कुलर ट्यूमर है, तो इसमें कंट्रास्ट अपटेक काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो हम लोग ये देखते हैं डिलेड फेजेस में कि कंट्रास्ट वॉश आउट हो रहा है कि नहीं। तो इसमें देखा गया कि जो कंट्रास्ट वॉश आउट है, वो नहीं मिलता है। अब अब बात करें एमआरआई का, तो एमआरआई का मैंने बता दिया लाइट बल्ब साइन, जो कि T2 वेटेड इमेज में मिलता है। ये बेसिकली मिलता है क्योंकि हाई सिग्नल इंटेंसिटी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फियोक्रोमोसाइटोमा का। फिर जो एमआरआई है हम लोग एक्स्ट्रा एड्रिनल जो डिजीज़ है, मैंने बताया एक्स्ट्रा एड्रिनल डिजीज़, उसमें यूज़ करेंगे उसको डिटेक्शन के लिए। और दूसरा होता है हेरिडिटरी सिंड्रोम में। इस केसेस में हम लोग एमआरआई जो होता है प्रिफर्ड मोड यूज़ करते हैं फॉर स्क्रीनिंग, क्योंकि इसमें रेडिएशन का भी रिस्क नहीं होता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग फंक्शनल इमेजिंग का, जिसमें आ रहा है 123 एमआईबीजी। तो 123 एमआईबीजी मैंने जैसे बताया, एमआईबीजी में एमआईबीजी क्या है? मेटा आयोडो बेंजाइल गुआनिडीन, मेटा आयोडो बेंजाइल गुआनिडीन। तो ये होता है और ये नॉरएपिनेफ्रिन की तरह एकदम सिमिलर होता है, जिस वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनर्जिक टिश्यूज होते हैं इसका अपटेक कर लेते हैं। इसलिए मैंने जैसे बताया कि 123 से बाइंड करके फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए ये यूज़ करते हैं और ये बहुत पहले से यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द मल्टीफोकल और मेटास्टैटिक डिजीज़ को जानने के लिए और कई बार प्राइमरी ट्यूमर को लोकेट करने के लिए। अभी ये डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो होता है पेट सीटी। पेट सीटी क्या होता है? पेट का मतलब होता है पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। और पेट सिटी में हम लोग जो रहता है डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि 18 फ्लोराइड एफ डोपा, 18 फ्लोराइड एफडीजी और 68 गैलियम डोटाटे। जो 68 गैलियम डोटाटे है, ये सबसे ज़्यादा अब इसी को माना जाता है स्टैंडर्ड। तो 68 गैलियम डोटाटे स्कैन है, वो क्या है? मोस्ट सेंसिटिव। अगर मोस्ट सेंसिटिव स्कैन की बात करें तो कौन सा है? 68 गैलियम डोटाटे। और इसी को अब जो होता है स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है। और जो एसटीएच म्यूटेशन होता है, उसमें ये काफ़ी अच्छा ट्यूमर को डिटेक्ट करता है। फिर अदर ट्यूमर की बात कर रहे हैं 18 फ्लोराइड डोपा की। तो इसमें क्या होता है कि जो
नाम से ही पता चल रहा है कि जो 18F डोपा है, इसमें जो F डोपा किसका प्रिकर्सर है? F डोपा जो रहता है, डोपामाइन का प्रिकर्सर होता है। डोपामाइन का प्रिकर्सर होता है, तो ये बेसिकली कब यूज़ करते हैं? जब हमें हेड और नेक में पैरागैंग्लियोमा होता है, उसको डिटेक्ट करना रहता है। क्योंकि जो हेड एंड नेक में पैरागैंग्लियोमा होता है, वो डोपामाइन सीक्रेट करता है। तो ऐसे केसेस में 18F डोपा जो रहता है, उसको प्रेफ़र करते हैं। फिर उसके बाद 18F एफडीजी पेट की बात करें, तो ये ग्लूकोज़ को यूज़ करता है। अब जैसे हम जानते हैं ग्लूकोज़ क्या होता है? जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होते हैं, वो ग्लूकोज़ को अपटेक ज़्यादा करती हैं। तो इसको यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफ़ाई, किस लिए करते हैं? कि ट्यूमर जो है एग्रेसिव है या मेटास्टैटिक है कि नहीं। तो ये तब यूज़ करते हैं जब कई बार क्या होता है, ट्यूमर में एमआईबीजी या डोटाटे को लेने की कैपेसिटी नहीं रहती है, उसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है और वो एमआईबीजी या डोटाटे को नहीं लेता है, तब 18F डीजी को यूज़ करते हैं। यूजुअली इसको प्रेफ़र नहीं किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इमेजिंग में। तो इमेजिंग में हम देख सकते हैं कि ये जो इमेज है, ये 18 फ्लोराइड एफडीजी का इमेज है और इसमें 18 फ्लोराइड एफडीजी में जो एमआईपी होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोटेक्शन। तो इसमें जो रहता है, हम देख सकते हैं कि एफडीजी जो यूज़ किया है वो क्या है? ग्लूकोज़। तो ग्लूकोज़ जो है ब्रेन में ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ब्लैडर में भी वॉश हो रहा है, इसलिए काफ़ी नॉन स्पेसिफिक हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज़ करते हैं फॉर फियोक्रोमोसाइटोमा। ये तब यूज़ करते हैं जब अदर टेस्ट अवेलेबल ना हो या ट्यूमर में कोई म्यूटेशन हो गया। फिर हम बात करें 68 गैलियम डोटाटे। 68 गैलियम डोटाटे जो होता है, वो स्टैंडर्ड होता है, मोस्ट सेंसिटिव होता है और आजकल यही सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। तो हम इसमें देख सकते हैं 68 गैलियम डोटाटे कि इसमें जो ये ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल है, ट्रायंगुलर शेप नॉर्मल है और यहाँ पे ये फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर दिख रहा है। इसमें भी ब्लैडर में कंट्रास्ट दिखता है और स्प्लीन में काफ़ी अच्छा अपटेक होता है। बाकी हम बात करें तो ये पैरोटिड और सलाइवरी ग्लैंड में भी इसका यूज़ होता है। अगर हम नॉर्मल स्कैन जब करते हैं तो ऐसे बॉडी व्हाइट दिखनी चाहिए अगर अपटेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम एफडीजी यूज़ करते हैं तो ये पूरा ग्रे दिख रहा है, तो यहाँ भी थोड़ी बहुत मेटाबॉलिक पूरी जीआई ट्रैक्ट में एक्टिविटी है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीवर में है बट कम है। फिर अब बात करें एफ डोपा की। एफ डोपा जो है डोपामीन का एनालॉग है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि ट्यूमर को बता रहा है, साथ में यूरेटर में भी और अदर रीजन में भी, इसोफेगस में भी थोड़ी एक्टिविटी है और हार्ट में भी थोड़ी एक्टिविटी है और फाइनली ब्लैडर में जा रहा है। तो ये एफ डोपा, इसको भी यूज़ करते हैं और ये एमआईबीजी जो कि पहले हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा इसे ही यूज़ करते हैं और इसमें देखिए, इसमें लीवर दिख रहा है, लीवर में भी अपटेक है बट उतना अपटेक नहीं है और यहाँ पे जो है फियोक्रोमोसाइटोमा में ज़्यादा अपटेक है और दूसरा थायराइड में। तो इसमें लोकलाइज़ करने के लिए एमआईबीजी स्कैन अच्छा होता है, जबकि अगर हमें किसी और साइट पे जाना है तो डोटाटे स्कैन काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करें प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट का, तो जब भी पेशेंट अगर डायग्नोज़ कर लिया है हमने और उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा है, तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि वो ट्यूमर फंक्शनल रहता है। तो ऐसे केसेस में जो रहता है, फंक्शनल होने की वजह से बॉडी में हाइपरटेंशन होता है। तो ऐसे पेशेंट्स को जब भी ओटी में लेते हैं, तो ओटी में लेने से पहले पेशेंट को हम लोग को कैटेकोलामीन क्राइसिस से बचाने के लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं और उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रहता है अल्फा ब्लॉकेट। तो हमें याद रखना है कि इसमें पहले ए देते हैं, फिर बी देते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस जो रहता है पी से शुरू होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हम ऑपरेशन करने वाले रहते हैं, तो ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले अल्फा ब्लॉकेड स्टार्ट कर देते हैं और ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहता है? पी से मैंने बताया फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन क्या क्यों देते हैं? क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव होता है और इरिवर्सिबल होता है अल्फा ब्लॉकर को। हमारा टारगेट क्या होता है कि हम लोग बीपी को लेस देन 130/80 रखें। फिर हम बात करें, उसके बाद हम लोग अब देते हैं बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में जो हम यूज़ करते हैं, वो प्रोप्रानोलॉल यूज़ करते हैं और कई अब जो रिसेंटली यूज़ होते हैं मीटोप्रोलॉल भी यूज़ करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कार्डियो सेलेक्टिव है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेप क्या है, तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेप होता है अल्फा ब्लॉकर। क्योंकि अल्फा ब्लॉकर जो होता है, कैटेकोलामीन का जो इफ़ेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है। क्योंकि अगर कैटेकोलामीन अगर बढ़ा रहता है, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। वैसो
वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, हाई बीपी रहेगा और ब्लड वॉल्यूम जो रहेगा वो कम रहेगा। अब ब्लड वेसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो बीपी बढ़ा रहेगा और वॉल्यूम जो है कम रहेगा। तो अल्फा ब्लॉकर क्या करेंगे, इस ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करा देंगे। इसकी वजह से क्या होगा, बीपी जो है कई बार हमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन फील होता है। तो हाइपो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन फील हो सकता है क्योंकि सडन वो वेसल रिलैक्स हुई। और इसकी वजह से क्या होता है, जब हम ट्यूमर को, अगर हमने अल्फा ब्लॉकर कर रखा है तो ट्यूमर को जब ऑपरेशन के दौरान हैंडल करेंगे तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उस समय जब हम ट्यूमर को हैंडल करते हैं तो कैटेकोलामीन रिलीज होता है। फिर जैसा बताया, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, फिनॉक्सी बेंजामिन, और आइडियल बीपी कितना रखते हैं, लेस देन बाई 130/80। फिर अगर हम बात करें अल्फा ब्लॉकर में, अगर फिनॉक्सी बेंजामिन नहीं है तो हम लोग डॉक्साजोसिन यूज कर सकते हैं, बट ये सेलेक्टिव होता है और इसका दिक्कत ये रहता है कि डॉक्साजोसिन में अगर हम यूज करेंगे तो इसमें कैटाकोलामीन अगर इंट्रा ऑपरेटिवली बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुआ तो इसका इफ़ेक्ट जो है कैटाकोलामीन ओवरकम कर सकता है। फिर हम बात कर रहे थे बीटा ब्लॉकर की, तो बीटा ब्लॉकर में होता क्या है कि जब हम अल्फ़ा ब्लॉकर कर देते हैं फ़िनॉक्सीबेंजामीन को यूज़ करके, तो उससे होता क्या है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। अब रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो रहता है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर देते हैं प्रोपेनालॉल, और अब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं मीटोट्रोलॉल। तो इससे क्या होता है, टैकीकार्डिया कंट्रोल होता है और हम लोग एरिथमिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो एरिथमिया भी प्रिवेंट हो जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है बीटा ब्लॉकर का, कि बीटा ब्लॉकर कभी भी शुरू करना होता है तो अल्फा ब्लॉकर के बाद ही, अल्फा ब्लॉकर के बाद ही देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने अल्फा ब्लॉकर से पहले दे दिया तो क्या होगा, पहले से ही वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है और बीटा ब्लॉकर से और ज़्यादा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और पेशेंट को एरिथमिया डेवलप कर सकते हैं। फिर हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए देखेंगे, जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कैटेकोलामीन्स जो रहते हैं क्या कर रहे हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो उससे होता क्या है कि जब हम अल्फा ब्लॉकर दे रहे हैं तो ये वेसल्स डायलेट हो रही हैं। अब वेसल्स जब डायलेट होंगी तो जो हाइपोवॉलीमिया होता है, कई बार क्या होता है, अनमास्क होता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स पतली हैं तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा। तो अब जैसे ये डायलेट हुई पेशेंट को तो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो ये एविडेंट हो जाता है। तो अल्फा ब्लॉकर क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती हैं, इसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन जो रहता है एपरेंट हो जाता है। तो इस वॉल्यूम को रीस्टोर करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम जो है पेशेंट का आईवी फ्लूइड मैनेज करें, और ये चीज़ अचीव करने के लिए हम पेशेंट को हाई सोडियम डाइट में कितना रहता है, सोडियम हमें कितना ले लेता है, 5000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं। दूसरा, पेशेंट को ओरल फ्लूइड इंटेक बढ़ाने को बोलते हैं। ओरल फ्लूइड इंटेक बढ़ाने को बोलते हैं कुछ दिनों के बाद, जब अल्फा ब्लॉकर शुरू कर दिया है, और जब सर्जरी के 1 दिन पहले हम लोग पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स भी चढ़ाते हैं। तो ये रहा वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो इससे क्या होगा, क्रोनिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग रिवर्स कर सकते हैं और इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोटेंशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब फिर अगला बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या मी-टायरोसिन का। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो रहता है माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में यूज़ करते हैं, और बेसिकली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है निफिडिपिन या एम्लोडिपिन। तो निफिडिपिन या एम्लोडिपिन क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और इसको हम लोग कई बार पूरे पेरी ऑपरेटिव पीरियड में यूज़ करते हैं। तो ये क्यों कैसे काम करता है, ये क्या करता है कि कैटेकोलामीन जो बॉडी में बढ़ा रहता है, तो कैटेकोलामीन जो रहता है कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ा देता है स्मूथ मसल्स में। अब कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो बढ़ जाता है उसकी वजह से जो मसल्स रहती हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहती हैं, तो इस वजह से बीपी बढ़ा रहता है। अब जब हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया, तो जो कैटेकोलामीन इंड्यूस कैल्शियम इन्फ्लक्स है, जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, उसको ब्लॉक कर देगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वैसोडायलेशन या वैसोडायलिटेशन हो जाएगा, और इसकी वजह से पेशेंट की मॉर्बिडिटी कम हो जाएगी। तो अल्फा ब्लॉकेट के साथ हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर माइल्ड केसेस में यूज़ कर सकते हैं। फिर जो दूसरी ड्रग है मी-टायरोसिन, मी-टायरोसिन क्या करता है, वो टायरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज को ब्लॉक कर देता है। अब टायरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज क्या होता है, जो कैटेकोलामीन सिंथेसिस पाथवे है उसमें ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम होने की वजह से होता क्या है कि कैटेकोलामीन्स का सिंथेसिस नहीं हो पाता है ट्यूमर में, और उसकी वजह से जो कैटेकोलामीन के आ रहे इफेक्ट वो नहीं आते हैं। फिर हम बात करें अब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो रहता है वो फियोक्रोमोसाइटोमा में कंप्लीट सर्जिकल रिमूवल रहता है, और जो सर्जिकल जो प्लान होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है ट्यूमर की साइज, लोकेशन और कैरेक्टरिस्टिक पे।
टू इंश्योर द सक्सेसफुल आउटकम। तो बेसिकली अगर हम बात करें, साइज पे क्यों बोला, क्योंकि अगर छोटा ट्यूमर है तो हम लोग लैप एडिनोलेक्टमी कर सकते हैं अगर ट्यूमर लोकलाइज है, नॉन इन्वेजिव है। बट हम लोग ओपन सर्जरी करते हैं अगर ट्यूमर 6 सेंटीमीटर से बड़ा है और हम इन्वेजिव है या हम उसमें मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट कर रहे हैं, तब ऐसे केस में हम ओपन सर्जरी प्रेफर करते हैं। फिर अब जो लैप्रोस्कोपिक है, हम लोग आइदर रेट्रोपेरिटोनियल कर सकते हैं और ट्रांसपेरिटोनियल करते हैं। इसमें सारे के सारे जो बेनिफिट होते हैं लैप्रोस्कोपी को, वो पेशेंट को मिलता है, जैसे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन कम होगा, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा, रिकवरी फास्टर होगी और ब्लड लॉस भी कम होता है। अब बात करें इंट्रा ऑपरेटिव हीमोडायनेमिक स्टेबिलिटी का, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग प्री ऑपरेटिव इतना प्रिपेयर करके जाते हैं, उसके बाद भी ट्यूमर को मैनिपुलेट करने की वजह से क्या होता है, जब इंट्रा ऑपरेटिवली ट्यूमर को मैनिपुलेट करते हैं तो कैटेकोलामीन रिलीज होता है। अब कैटेकोलामीन रिलीज होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, सीवियर हाइपर टेंशन होगा और टैकीकार्डिया होता है। तो टैकीकार्डिया होता है तो इसको मैनेज करने के लिए एनेस्थीसिया वाले क्या करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग आईवी ड्रग्स देते हैं। अब शॉर्ट एक्टिंग में कौन सी ड्रग होती है, नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड दे सकते हैं या कई बार फेंटोलामीन भी देते हैं। तो फेंटोलामीन या नाइट्रोप्रोसाइड देते हैं और बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं हम लोग टू कंट्रोल द एरिथमिया या टैकीकार्डिया। और जो बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं वो होता है स्मोलॉल। स्मोलॉल जो रहता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है। फिर फिर उसके बाद एड्रिनल वेन जब लाइगेट होती है तो एक और प्रॉब्लम आती है कि जब एड्रिनल वेन को लाइगेट कर दिए तो कैटेकोलामीन का सडन जो है विड्रॉल हो जाता है, क्योंकि अब एड्रिनल की सप्लाई चली गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन ये भी होता है। तो ऐसे केसेस में हमें जो रहता है, इसके लिए फिर नॉरेट चलाना पड़ता है, क्योंकि नॉलेज चला के बीपी मेंटेन करना रहता है और दूसरा पेशेंट को एग्रेसिव फ्लूइड देना होता है। तो ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया वालों को दोनों ध्यान रखना होता है। पहला कि कई बार क्या होता है, ट्यूमर हैंडलिंग करने की वजह से पेशेंट का कैटेकोलामीन रिलीज होता है ट्यूमर से और हाइपरटेंशन हो जाता है, और जब हम एड्रिनल वेन को लाइगेट कर देते हैं, सप्लाई रुक जाती है, तो कैटेकोलामीन जो रहता है वो नहीं मिलता है और उसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है। और ऐसे केस में हमें जो है नॉरेट या एग्रेसिव फ्लूइड मॉनिटरिंग करना चाहिए। फिर जो अब हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन हो रहा है तो इसलिए हमें ऐसे पेशेंट में कंटिन्यूअस जो रहता है सीवीपी मॉनिटरिंग करना चाहिए। कंटिन्यूअस सीवीपी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें आर्टेरियल एक्सेस ले लेना चाहिए और सेंट्रल वीनस एक्सेस लेना चाहिए, क्योंकि जो पेशेंट है उसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन लॉन्ग टर्म से था, तो कई बार क्या होता है फ्लूइड जो है बॉडी में कम रहता है, तो हमें कितना फ्लूइड चढ़ाना है उसके लिए सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटरिंग करना चाहिए। और कैटेकोलामीन के लंबे समय के रहने की वजह से कई बार हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें कई बार पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर यूज़ करना पड़ता है, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर यूज़ करना पड़ता है और ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम भी करना यूज़ करना पड़ता है फॉर मॉनिटरिंग। अब हम ट्यूमर के बारे में बात करें कि ट्यूमर की पैथोलॉजी कैसी है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्यूमर होता है वो काफ़ी वेल वस्कुलराइज्ड रहता है। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते तो वेल वेस्कुलराइज रहता है और इसमें कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज दिखती हैं, जिसकी वजह से पैथोलॉजी जो रहता है कंफर्म कर सकता है कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। तो इसमें जो वेल वेस्कुलराइज और इनकैप्सुलेटेड जो पड़ते हैं, ये एक्चुअली में जो इनकैप्सुलेटेड रहता है वो सूडो कैप्सूल रहता है। सूडो कैप्सूल का मतलब ये होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड रहता है ये पुश करके सूडो कैप्सूल बना रहा है, ना कि ये ट्रू कैप्सूल होता है। तो ये जो रहा है कंप्रेस्ड एड्रिनल या फाइब्रस टिश्यू से कैप्सूल बना रहता है। तो जब पैथोलॉजिस्ट करता है तो कई बार ट्यूमर के कट सेक्शन में हमें क्या मिलेगा, कट सेक्शन में हमें हेमरेज, नेक्रोसिस या सिस्टिक चेंजेस मिलते हैं। फिर दूसरा जो रहता है, पैथोलॉजिस्ट को एक पैटर्न मिलता है जिसको बोलते हैं जेल बैलेंस पैटर्न। जेल बैलेंस पैटर्न क्या होता है कि इसमें जो ट्यूमर सेल्स होती हैं छोटे-छोटे बॉल्स के फॉर्म में अरेंज रहती हैं। इस छोटे-छोटे स्मॉल नेस्ट या क्लस्टर में, जिसको बोलते हैं जेल बैलेंस। जेल बैलेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है सेल बॉल इंग्लिश में। तो अब ये जो सेल्स ट्यूमर सेल्स है ये बॉल की तरह अरेंज रहती है और इनके चारों तरफ क्या होता है, इनके चारों तरफ जो ये सेल्स हैं ये है सस्टेंटाकुलर सेल्स। सस्टेंटाकुलर मतलब सपोर्टिव सेल्स, और ये जो है ये चीफ सेल्स हैं। जो ट्यूमर है इनको चीफ सेल्स बोलते हैं। तो जो चीफ सेल्स होती हैं तो इनको चीफ सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये फियोक्रोमोसाइटोमा होता है वो क्रोमोग्रेनिन ए क्रोमोग्रेनिन ए और सिनेप्टोफाइजिन सीक्रेट करता है, वो सी ये चीफ सेल से ही निकलती हैं। जबकि ये जो सस्टेंटाकुलर सेल्स है, ये जो सस्टेंटाकुलर सेल्स हैं ये S100 निकालती हैं। तो S100 जो रहता है ये पूरे के पूरे सेल्स को
कवर करती हैं, रैप अप करती हैं। अब अगर ये S100 सस्टेंटाकुलर सेल्स अगर नहीं है तो क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसमें मैलिग्नेंसी है, मैलिग्नेंट मेटास्टैटिक पोटेंशियल आ गया है इस फियोक्रोमोसाइटोमा में। तो ये S800 का रहना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ट्यूमर को चारों तरफ से घेरा है तो उसको कंट्रोल करके रखता है और ये ट्यूमर की ब्लड सप्लाई होता है। ये ज़ेल वैलेंट पैटर्न होता है। अब बात करें इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें जो जो सेल्स होती हैं पॉजिटिव होती हैं क्रोमोग्रेनिन ए, सिनेप्टोफाइसिन और S100 के लिए। तो जो इसमें मैलिग्नेंसी होता है वो डिफाइंड होता है मेटास्टेसिस से, ना कि हिस्टोलॉजी से। और मेटास्टेसिस का मतलब ये होता है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्रोमोफिन सेल्स नहीं होती हैं, तो उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब मेटास्टेसिस ही सिर्फ क्राइटेरिया होता है इसके मैलिग्नेंट पोटेंशियल को जानने के लिए, ना कि हिस्टोलॉजी। फिर हम बात करें, जैसा मैंने 10% रूल बताया था कि 10% जो रहते हैं मैलिग्नेंट होते हैं। ये 10% रूल हमने डिस्कस कर लिया, ये अब 20 टू 30% तक चला जाता है। कॉमन साइट जो रहती है मेटास्टेसिस की होती है बोन, लीवर, लंग्स और लिम्फ नोड। तो हमने पढ़ा था ना जेल बैलेंस पैटर्न है, बॉल मिलता है तो इसमें बॉल रहता है। तो बॉल से बी से क्या हो गया? बोन हो गया, लंग, लीवर, लिम्फ नोड्स। फिर इसमें जो रहता है फंक्शनल के लिए हम लोग MIBG स्कैन यूज़ करते हैं और गैलियम डोटाटे स्कैन। FDG पेट जो रहता है बहुत लेट केसेस में यूज़ करते हैं जब इसके लिए सेंसिटिव ना हो। इसका मैनेजमेंट जो रहता है क्या होता है? सर्जरी ही रहता है क्योंकि ये फंक्शनल ट्यूमर रहता है तो ऐसे केसेस में सर्जिकल रिसेक्शन ही इसका मैनेजमेंट होता है। फिर कई बार हम MIBG थेरेपी भी कर सकते हैं। MIBG थेरेपी में क्या होता है कि पहले हम 123 आयोडीन से देख लेते हैं कि कहाँ पे ट्यूमर है। तो ये जाएगा 123, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 13 घंटे। तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अभी ये लोकलाइज़ कर देगा, फिर उस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज़ करेंगे 131 MIBG। तो 131 MIBG क्या होता है? इसकी हाफ लाइफ जो रहती है टोटल 8 डेज़ रहती है। तो ये जाके उस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर अब बात करें कीमोथेरेपी की, तो कीमोथेरेपी में हम यूज़ करते हैं सीवीडी रेजिम। तो सीवीडी रेजिम याद रखना है जो कि यूज़ होता है इसके लिए। फिर टारगेटेड न्यूक्लियोटाइड थेरेपी। टारगेटेड न्यूक्लियोटाइड थेरेपी क्या होता है? इसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने स्कैन यूज़ किया, डोटाटे स्कैन। अब डोटाटे स्कैन जैसे हम MIBG स्कैन यूज़ करें वैसे डोटाटे स्कैन यूज़ किया। अब जहाँ-जहाँ डोटाटे स्कैन हो रहा है तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे? एक लुटीशियम 177। तो इस लुटीशियम 177 को डोटाटे से बाइंड कर देंगे और डोटाटे से बाइंड कर देंगे तो जहाँ-जहाँ डोटाटे का अपटेक होगा वहाँ-वहाँ ये लुटीशियम जाएगा और ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको बोलते हैं पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी या टारगेटेड न्यूक्लियोटाइड रेडियोथेरेपी। पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी, PRRT। अब मैंने बताया कि ये जो CVD रेजिम है, तो CVD रेजिम में CVD क्या होता है? C फॉर साइक्लोफॉस्फामाइड, साइक्लोफॉस्फामाइड। और वी फॉर विनक्रिस्टिन, फॉर विनक्रिस्टिन। और डी फॉर डकारबाजिन, डी फॉर डकारबाजिन। तो इसमें क्या होता है 50% पेशेंट में ये हाईली इफेक्टिव होता है। तो हमने कौन-कौन से ट्रीटमेंट की बात किया? तो सबसे पहले जो पेशेंट रहेगा उसमें रिसेप्टेबल मास है, मेटास्टेसिस कई बार रहता है तो उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं। फिर पेशेंट को हम MIBG थेरेपी या डोटाटे वाला दे सकते हैं जिसमें टारगेटेड रेडियोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी बोलते हैं, या पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियोन्यूक्लियोटाइड थेरेपी उसका दूसरा नाम है, जिसमें हम 177 लुटीशियम यूज़ करते हैं। तीसरा हम कीमोथेरेपी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम CVD रेजिम का यूज़ करेंगे। CVD रेजिम में सी क्या होता है? साइक्लोफॉस्फामाइड, वी क्या होता है? विटक्रिस्टिन और डी क्या होता है? डकारबाजिन। ये ऑलमोस्ट 50% पेशेंट में रिस्पॉन्स रेट इसका रहता है। MIBG थेरेपी के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 131 आयोडीन यूज़ करते हैं। अब जो ऐसे पेशेंट रहते हैं, इनको हमें क्लोज़ फ़ॉलो-अप रखना चाहिए। क्लोज़ फ़ॉलो-अप क्यों रखना चाहिए? अगर मैलिग्नेंसी या मेटास्टेसिस हो जाता है, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं इसमें कैटेकोलामिन सीक्रेट करते हैं। कैटेकोलामिन सीक्रेट करते हैं तो जो होता है पेशेंट को ये एक स्मॉल टॉक्सिक पॉइज़न की तरह क काम करता है स्लो। इस वज़ह से हमें आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है, हमको आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, जैसे कि लार्ज ट्यूमर साइज़ है या किसी में SDHB म्यूटेशन है। तो ऐसे केसेज़ में हमें लाइफ़ लॉन्ग बायोकेमिकल या इमेजिंग फ़ॉलो-अप प्रोवाइड कराना चाहिए। फिर हम बात करें जेनेटिक कंसिडरेशन का, तो हमने जैसे बताया था 10% रूल होता है, तो 10% होता है बट 10 टू 30% हो गया है जर्मलाइन म्यूटेशन में। और कॉमन म्यूटेशन जो हमने 4 डिस्कस किया था, वो कौन-कौन सी थी? सबसे पहले NF1, MEN2, VHL और SDH म्यूटेशन। SDH में SDHB, SDHD, इन सबको बोलते हैं फ़ैमिलियल पैरागैंग्लियोमा सिंड्रोम। तो जो फियोक्रोमोसाइटोमा अगर किसी पेशेंट को है, तो ऐसे केसेस में जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करना चाहिए।
फिर फ़ॉलो-अप कैसे करना है, मैंने बताया कि जिसमें जेनेटिक फ़ैमिलियल रिस्क फैक्टर लग रहा है या लार्ज ट्यूमर है, तो उसमें हमें लाइफ़ लॉन्ग फ़ॉलो-अप रखना चाहिए, क्योंकि इसमें लेट रिकरेंस और मेटास्टेसिस होता है और फ़ॉलो-अप के लिए हमें बायोकेमिकल टेस्टिंग करना होता है मेटानेफ्रिन्स का और दूसरा इमेजिंग करना होता है अगर इंडिकेटेड है। प्रोग्नोसिस की क्या बात करें, प्रोग्नोसिस ये 90% तो बेनाइन ही होता है और उसमें प्रोग्नोसिस 95% अच्छा ही रहता है, 5 ईयर सर्वाइवल। इसके लिए हमें कंप्लीट सर्जिकली रिमूव करना होता है। बट अगर जो 10% ट्यूमर बच गए, जिसका अब इंसिडेंस बढ़ रहा है 20 से 30%, तो उसमें जो प्रोग्नोसिस होता है, उसमें भी अराउंड 50% होता है 5 ईयर सर्वाइवल। अब बात करें जो डोटाटेप पेट स्कैन हो रहा है, उसको हम लोग डोटाटेप पेट सीटी के साथ जो यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर ट्यूमर होता है, तो सोमैटोस्टैटिन रिसेप्टर पॉज़िटिव ट्यूमर के लिए 68 गैलियम डोटाटेप पेट सीटी बेटर डिटेक्ट करता है। फिर जीनोमिक प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं। जीनोमिक प्रोफाइलिंग की मदद से हम लोग पर्सनलाइज़्ड रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं और पेशेंट को पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। फिर कुछ नई थेरेपी आ गई हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 177 लुटेशियम डोटाटे, 177 लुटेशियम डोटाटे और 131 आयोडीन एमईबीजी, ये क्या होता है, रेडियो लेबल्ड थेरेपीज़। और टायरोसिन काइनेस सुनिटिनिब उसको भी ट्राई कर रहे हैं और इम्यूनोथेरेपी पे ट्रायल चल रहा है।